हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 और 25 के लिहाज से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का मेसोपोटामिया से संपर्क संभवतः समुद्री मार्ग से था। तो बिल्कुल सही है। मेसोपोटामिया के लेक मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं, ये भी सही है। तथा हड़प्पा के मोहरों पर नावों की चित्रांकन मिलते हैं। तो कथन और कारण दोनों जो है क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तमिलकम से क्या अभिप्राय है। तो तमिलकम से क्या अभिप्राय है, तो तमिलकम से अभिप्राय वह है दक्कन और दक्षिण के क्षेत्रों से। तमिलकम एक तमिल साहित्य भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है तमिलकम का मतलब होता है दक्कन और दक्षिण के क्षेत्रों से। इसमें तमिलनाडु आता था। ठीक है, केरल की बात करें, केरल भी इसमें शामिल था। लक्षद्वीप को इसमें शामिल किया जाता था। कर्नाटक को इसमें शामिल किया जाता था। और अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश को भी इसमें शामिल किया जाता था तमिलकम में। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर आएगा वो आगे आपका होगा सी। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है वो है मनुस्मृति, जो 200 से ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच इसकी जो है इसको लिखा गया था। ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। ठीक है, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन जो क्या है वैदिक ग्रंथ है। ठीक है, महाभारत में जो है कौरव और पांडवों की कहानी है, दो भाइयों की भूमि को लेकर, सत्ता को लेकर। क्वेश्चन जो है चित्र से क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसकी चित्र है, तो यह है शक शासकों को दर्शाता चांदी का जो सिक्का है। ठीक है, पंचबाग जो शक शासक थे उनके सिक्के को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ से सवाल जो है कई बार पूछे गए हैं। नोट है इसी में से जो है दृष्टिबाधित छात्रों, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया है कि मिर्च कटिका के लेखक कौन है। तो मिर्च कटिका में ना कि कटिका, तो मिर्च कटिका के लेखक है शूद्रक। इसके अलावा अगर हम बात करें हरिसेन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरिसेन की पुस्तक का नाम क्या है। तो हरिसेन की जो पुस्तक है उनका नाम क्या है, तो हरिसेन की जो पुस्तक है वो जो है प्रयाग प्रसिद्ध क्या है, हरिसेन जो है प्रयाग प्रसिद्ध। इनका जो अभिलेख है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है, जो इलाहाबाद के नज़दीक अभिलेख मिला हुआ है। ठीक है, इसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं। और ये संस्कृत भाषा में अच्छा लिखा करते थे। और ये समुद्रगुप्त के क्या थे, कवि थे। बाण भट्ट की बात करें, बाण भट्ट की पुस्तक का नाम है हर्षचरित। हर्षचरित जो है बाण भट्ट की पुस्तक का नाम है। इसी प्रकार से शूद्रक की अगर हम बात करें तो शूद्रक भी, तो इस तरह से यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। चिंतकों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्राचीन चिंतक इसमें सही मिलान कौन सा है। तो सभी इसमें जो है सही मिलान किए गए हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तीनों ईरान से हैं। खुंग्सी चीन से हैं। महावीर बुद्ध भारत से हैं। जरस्तु जो है ईरान से हैं। ठीक है, कन्फ्यूशियस जो विचारधारा यहीं से फैली है। तो इस तरह से सी इसका 1 2 3 4 सभी सही है। सी इसका सही आंसर है। जैन परम में शिक्षक के लिए तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है वे महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। सी इज़ द राइट आंसर। तीर्थंकर से जो है कई बार सवाल पूछे गए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले ऋषभ देव थे। और 23वें की अगर हम बात करें, 23वें तीर्थंकर, तो 23वें हैं पार्श्वनाथ। 23वें पार्श्वनाथ हैं। और 24वें जो है महावीर स्वामी हैं, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। बर्नियर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रांसवा बर्नियर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह समानता भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोप से करता था। उसने अपनी प्रसिद्ध कृति फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित की थी।
उसने कई अन्य कार्यों की जानकारी प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में दी थी। बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप की तुलना में बेहतर बताया था। तो यूरोप की तुलना में बेहतर नहीं, खराब बताया था, ये कथन इसका सही नहीं है, बाकी सभी तीनों सही है। अल-ब्रूनी ने जातीय व्यवस्था में अपवित्रता की अवस्था को स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार जो वस्तु अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता के मूल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होगी। तो ये कथन बिल्कुल, कारण कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। और अल-ब्रूनी की पुस्तक का नाम क्या है? अल-ब्रूनी की पुस्तक का नाम क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अल-ब्रूनी की पुस्तक से जरूर क्वेश्चन है, इसकी चीज़ों को कवर कीजिएगा, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी को पढ़े और पहचान कीजिए कि ये दरगाह किसकी है। तो वह 14वीं शताब्दी की दरगाह है और मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। तो ये है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती, ए सही है इसका। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन से कथन कृष्णदेव राय से संबंधित हैं। तो कौन से कथन जो है कृष्णदेव राय से संबंधित हैं? कृष्णदेव राय का शासन विस्तृत एवं सुदृढ़ था, बिल्कुल ठीक है। उसके साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी, बिल्कुल ठीक है। उसने कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया है और वह राक्षस तांगड़ी की लड़ाई में हार गए थे। तो राक्षस तांगड़ी की लड़ाई में हारे नहीं थे। तो इनमें से 1, 2, 3 कथन जो बिल्कुल सही है, 1, 2, 3 सही है, चौथा कथन सही नहीं है। 1565 ईस्वी में जो है राक्षस तांगड़ी युद्ध हुआ था, जिसमें राम राय हारा था, ना कि राजा कृष्णदेव राय। अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो अमुक्तमाल्यद नामक जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया? तो अमुक्तमाल्यद नामक जो ग्रंथ है वो भाषा में लिखा गया, किस भाषा में? तो वह है तेलुगु भाषा में। ये महाकाव्य है और तेलुगु भाषा में लिखा गया है और इसको लिखने वाले हैं कृष्णदेव राय। लेखक कौन है? कृष्णदेव राय इसके लेखक हैं, कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में किस मंदिर का प्रयोग केवल विजयनगर के शासकों और उनके परिवार द्वारा किया जाता था? तो वह मंदिर जिसका प्रयोग केवल विजयनगर के शासक और उनके परिवार द्वारा किया जाता था, उस मंदिर का नाम है हजारा राम मंदिर। मुगल सरकार किसानों को जिनसे कामिल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। तो क्यों किया जाता था जिनसे कामिल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित? क्योंकि इससे ज़्यादा राजस्व, ज़्यादा कर मिलता था। और जिनसे कामिल में जिनसे कामिल में कौन कौन सी फसलें शामिल होती थी? तो तिलहन को इसमें शामिल किया गया, तिलहन हो गया, दलहन और नगदी फसलें को जो है इसमें शामिल किया जाता था जिनसे कामिल में। मुगल प्रांत में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है, इस जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने का कार्य किस मुगल कालीन अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो उस अधिकारी का नाम होता था दीवान। क्या होता है? दीवान। इसी प्रकार से मंडल पंचायत का जो मुखिया होता है उसे मंडल कहा जाता था और भूमि मापने की जो थी उसे अमीन कहा जाता था। तमाम प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाती हैं। कंपनी जमींदारों की सत्ता को वश में करना और उसकी स्वायत्ता को सीमित करना चाहती थी। इसके लिए कंपनी ने कौन से कदम उठाए? तो कंपनी ने इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए थे? तो इसके लिए कंपनी जो कदम उठाया गया था, पहला क्या किया गया था? जमींदारों की संयुक्त को भंग कर दिया गया था। सीमा शुल्क जो है समाप्त कर दिया था। जमींदारों के स्थानीय न्याय और पुलिस व्यवस्था की शक्ति छीन ली थी। तो उपरोक्त सभी इसका सही है। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में आयात होने वाले कपास का 3/4 भाग कहाँ से आता था? तो वो आता था अमेरिका से आता था। तो इसका जो है अमेरिका से बी इसका आंसर सही है। निम्नलिखित घटनाओं के क्रम पर विचार कीजिए और सही क्रम का उल्लेख कीजिए। तो सही क्रम यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मेरठ की छावनी में जो सैनिक विद्रोह हुआ था वह 10 मई 1857 को हुआ था। इसी प्रकार से अवध में जो सहायक संधि लागू की गई थी वो 1801 में माफ़ कीजिएगा 1801 में लागू की गई थी। अवध का ब्रिटिश राज में जो विलय हुआ था 1856 में हुआ था और रानी झांसी की जो मृत्यु हुई थी वो 18 जून 1858 को हुई थी, 1858 को। तो सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले 2 आएगा, 2, उसके बाद जो है फिर 3 यानी अवध का ब्रिटिश राज में विलय, फिर 1, फिर 4, इसका सही आंसर है सी। लॉर्ड डलहौजी ने 1891 में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा।
गिलास फल से उसका अभिप्राय था, तो गिलास फल से उसका क्या अभिप्राय था? तो गिलास फल से अभिप्राय था अवध से। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू था वो था पूर्ण स्वराज की घोषणा। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत किसने की? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत किसने की थी। मद्रास के संतनम में महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, कृष्ण मेयर ने। ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है 21 पूछा गया है। 1919 और 20 की खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुए थे? तो हुए थे मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। ठीक है, तो इस तरीके से ये MCQ है। इसके अलावा देख सकते हैं ये जो है आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हमने इसको कवर किया हुआ है। अभी तक मैंने 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने सभी वीडियो को नहीं देखा तो इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया वहाँ से जाकर उसे चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। सो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, सभी वीडियो आपको मिल जाएगी और उन तैयारी को पुख्ता कीजिए और 80 में से 80 नंबर लाने की पूरी कोशिश कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन हमने पहले से कवर कर रखे हैं। आने वाले समय में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिहाज से कवर करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचाए, वीडियो आप सभी तक पहुँच जाए बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।